बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 5 नंदे थीं। शौहर उनके जहेज के पैसे जमा कर रहा था, पर अचानक शौहर बीमार रहने लगा तो मुझसे बोला कि मेरे बाद मेरी बहनों की जिम्मेदारी तुम पर है, तुम इनकी शादी करोगी। उसके बाद शौहर मर गया। मैं मरहूम शौहर की मोहब्बत में नौकरी करने लगी और एक एक करके सारी नंदों की शादी की। नंदों की शादी के बाद जब मेरे घर वाले मेरी शादी करने लगे तो सास ने मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया कि मैंने गलत काम करके नंदों की शादी की। हर कोई मुझे गलत नजरों से देखने लगा तो मैं शौहर की कब्र पर जाकर बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो होश उड़ गए कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो नसरीन। वकास ने अफसोस भरी नजरों से मुझे देखकर कहा तो मैंने सर झुका लिया। तू जानता है वकास, मैं अपनी माँ के आगे नहीं बोल सकती। उन्होंने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं मुंह फाड़ कर उनको कह दूं कि मुझे वकास से शादी करनी है। मैंने तुझे कितने ही मौके दिए कि तू अपने माँ बाप को मेरे घर भेज, मगर तू ना भेज सका और अब तू सारा इल्जाम मुझ पर नहीं रख सकता। मैंने वकास को समझाने की कोशिश की। वो जले पैर की बिल्ली की तरह तड़प रहा था। नसरीन कुछ तो कर, मैं तुझे ऐसे नहीं खो सकता। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तू मेरा साथ दे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तू एक बार कुछ अरसे के लिए शादी को टाल दे। वो मेरी मिन्नतें करने लगा। मैं उसका दर्द अच्छी तरह समझती थी, मगर मैं खुद मजबूर थी। मेरे माँ बाप ने न जाने कैसे करके मेरे लिए रिश्ता ढूंढा और कितनी मुश्किलों से मेरी शादियों की तैयारियों में मगन थे वो मैं ही जानती थी। एक तो गुर्बत, ऊपर से उनकी बीमारी ने उनको किसी काबिल न छोड़ा था। अब जबकि उनके लिए ये खुशी का पहला मौका आया था कि वो अपनी बेटी को रुखसत करके उसके फर्ज से सुबुकदोश होकर मुतमईन हो सके, तो मैं उनके सर पर यह कहकर पहाड़ तोड़ देती कि मुझे जमील के बजाय वकास से शादी करनी है, तो उन पर क्या गुजरती। वकास मेरे हालात नहीं समझ रहा था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मेरी बात सुन वकास, तू भी तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप को मुश्किल में नहीं डाल सकती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। तुझे मेरे बारे में अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं पहले दूसरों के बारे में सोचती हूँ, फिर अपने बारे में सोचती हूँ। तो फिर वो तो मेरे माँ बाप हैं, मैं कैसे उनको इतना बड़ा धचका पहुंचा दूँ। मैंने लजाजत से कहा तो वकास ने इस बात में सर हिला दिया। तू सही कह रही है नसरीन, वैसे भी मेरे पल्ले कुछ नहीं है। मैं तेरा रिश्ता तुड़वा कर भी शायद अपने माँ बाप को ना मना सकूं। वो ना तो मुझे कोई अहमियत देते हैं ना तवज्जो, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। मैं कमाने के काबिल होता तो तू भी मेरा इंतजार करती और मेरे माँ बाप भी खुशी खुशी तेरे लिए रिश्ता डाल देते और तेरे माँ बाप भी इनकार न करते। सारा कसूर मेरा अपना ही है। वो बुझे दिल के साथ बोला तो मेरे दिल को धचका लगा। ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रहा है। वकास ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और चुपचाप वापसी के लिए मुड़ गया। छत से कूदकर अपनी छत की सीढ़ियां तेजी से उतर गया, जबकि मैं अफसोस भरी नजरों से उस रास्ते को देखती रही जहां से वो गया था। मेरा नाम नसरीन है। मैंने गरीब घराने में आंख खोली थी। मेरे माँ बाप गरीब जरूर थे, मगर इज्जतदार और वफादार थे। वो हम सभी बहन भाइयों का ख्याल रखते। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मैंने सारी जिंदगी अम्मा और अब्बा दोनों को मेहनत करते देखा था। उन्होंने गुर्बत के बावजूद कभी किसी के आगे हाथ फैलाना मुनासिब न समझा और हमेशा मेहनत मजदूरी करके हम सभी बहन भाइयों को पाला। मुझसे छोटे 3 बहन भाई और थे। मेरे से छोटी 2 बहनें थीं, जबकि सबसे छोटा भाई था। मैंने जब से होश संभाला अपने माँ बाप को मेहनत करते ही पाया, लिहाजा मुझे भी शुरू से मेहनत करने की आदत थी। मैं घर का सारा काम निपटाने में अम्मा की मदद करती। अम्मा अब्बा बीमार रहा करते, मगर अपने दवा इलाज पर पैसे न लगाते। उम्र के साथ छोटे छोटे मसले तो हो ही जाते हैं, यही पैसे बच्चों के काम आ जाएंगे। अम्मा और अब्बा दोनों का हमेशा एक ही जवाब होता। मेरी कोशिश होती कि मैं अब्बा का बाजू बनूं और अब्बा को पैसों के मामले में किसी किस्म की तंगी न होने पाए। लिहाजा मैं अपनी फरमाइशें और ख्वाहिशें अपने बचपन से ही दबाती रही। मैं कभी अब्बा को ना कहती कि मुझे फलां चीज ला दें। मेरे छोटे बहन भाई फरमाइशें करते तो मैं उनको भी समझाती कि अब्बा की इतनी सकत नहीं है, लिहाजा उनको तंग मत किया करो। मुझे शुरू से ही आदत थी कि मैं सबका ख्याल रखती। मेरा दिल अम्मा अब्बा को देखकर दुख से भरा रहता। मैं अपने बहन भाइयों की हौसला अफजाई करने की भी कोशिश करती ताकि वो अच्छा पढ़ लिख कर माँ बाप का सहारा बन सके। अम्मा समेत मुझे भी अपने छोटे भाई से बहुत उम्मीदें थी। अम्मा अब्बा चाहते थे कि उसको बहुत सारा पढ़ाएं ताकि जो जिंदगी आज अम्मा अब्बा गुजार रहे थे वो उनके बच्चों को ना गुजारनी पड़े, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। वकास हमारे बराबर वाले घर में रहा करता। मेरा और वकास का बचपन का साथ था। हमारे माँ बाप की आपस में बहुत बनती, लिहाजा हम दोनों का एक दूसरे के घर में काफी आना जाना था। मैं बचपन में वकास के साथ इकट्ठे खेलती। वो भी मेरी फितरत से बखूबी आगा था और उसे मेरी फितरत बहुत पसंद थी। मुझे मालूम भी न हुआ, न जाने कब वो मुझे पसंद करने लगा। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो सबसे पहले वकास ने ही
مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ مجھے بھی وہ پسند تھا کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، لہٰذا میں نے اس کی محبت کی حامی بھر لی۔ مجھے اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ان کے گھر کے حالات بھی ہمارے جیسے ہی تھے، مگر نہ تو مجھے اس کی غربت سے کچھ لینا دینا تھا، نہ اس کی کم تعلیم سے۔ وہ اچھی فطرت کا مالک انسان تھا، تبھی تو میری اس کے ساتھ دوستی تھی۔ محلے میں دیگر بچے بھی تھے، مگر میری کبھی ان کے ساتھ نہ بنی، کیونکہ وہ خود غرض اور مطلب پرست تھے، جو شرارتیں خود کرتے اور شکایتیں دوسروں کی لگا دیتے، جبکہ میں نے اور نہ ہی وکاس نے کبھی ایسا کچھ کیا تھا۔ سن نسرین، تو کبھی کسی اور سے شادی مت کرنا، وکاس نے مجھے کہا تو میں ہنس دی۔ کیوں بھلا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ مصنوعی غصہ ہوا۔ اس میں سوال جواب کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں تیرے لیے اور تو میرے لیے بنی ہے، میں مر جاؤں گا تیرے بغیر۔ وکاس کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے، فضول باتیں مت کیا کر، ویسے بھی کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ میں نے وہی کہا جو مجھے لگتا تھا۔ کیا بات کر رہی ہے تو؟ اس کا مطلب ہے کہ میں تجھے اپنی محبت سچ مچ ثابت کرنے کے لیے مر کر دکھاؤں؟ وکاس نے نہ جانے میری بات کا کیا مطلب نکالا تھا۔ نہیں وکاس، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، تم خامخواہ بات کو بڑھا رہے ہو۔ میں چلتی ہوں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا ناراض ہو کر مت جا، یہ دیکھ تو میں تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے کانچ کی چند چوڑیاں نکال کر مجھے دیں تو میں چونک گئی۔ یہ کہاں سے لایا تو؟ بہت پیاری ہیں، یہ میں چاچا انور کی دکان سے لایا ہوں۔ اچھی لگی تجھے؟ ہاں بہت اچھی۔ میں نے جھٹ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ چوڑیاں پہن لی اور اٹھ کر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ ایک شام ابا خوشی خوشی گھر آیا۔ اپنی نسرین کے لیے ایک رشتہ ملا ہے۔ ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں ایک دم حیران ہو گئی۔ مجھے فوراً وکاس کا خیال آیا، جو نہ جانے مجھ سے کیا کیا عہد و پیما کر چکا تھا۔ میں زیادہ نہ بولتی تھی، زیادہ وکاس ہی بولتا، میں بس اس کو سنتی رہتی۔ اس نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہ کیا تھا، مگر میں اس سے متفق ضرور تھی۔ اگر مجھے وکاس برا لگتا یا میں اس کے ساتھ زندگی نہ گزارنا چاہتی تو میں اس کو پہلے قدم پر ہی روک دیتی، مگر مجھے اس کا میری تعریف کرنا اور میرے ساتھ وفا نبھانے کا عہد اچھا لگتا تھا۔ مجھے اس کو سننا اور اس کو دیکھنا اچھا لگتا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ مجھے پسند تھا۔ مگر ابا نے تو میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ ابا کی خوشی چہرے سے آیا تھی، میں ابا کی خوشی کو یوں غارت تو نہ کر سکتی تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں ہی وکاس سے بات کی کہ میرے ماں باپ سنجیدگی سے رشتے پر غور کریں۔ ابا کے کسی دوست کے جاننے والے کو اپنے بھانجے کے لیے لڑکی درکار تھی۔ ابا نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ نسرین کی بات اس سے چلائے۔ ابا کے دوست نے ان سے بات کی تو وہ مان گئے۔ 2 دن بعد وہ گھر میں آنے والے تھے، جبکہ میری ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اماں اور ابا کو بتا دوں کہ مجھے وکاس سے شادی کرنی ہے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ وکاس کا بھی رشتہ آئے، تاکہ اماں ابا غور و خوض کریں تو میں وکاس کے رشتے کے لیے اپنی رضامندی اور پسند ظاہر کر دوں۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ مان جاتے۔ میرے ماں باپ اتنے دقیانوسی نہ تھے کہ وہ اپنی ضد پر اڑ جاتے اور میری پسند کی مخالفت کرتے۔ وہ یقیناً میری بات مانتے اور میری پسند کو ترجیح دیتے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ وکاس اپنے گھر والوں سے بات کرے۔ میں نے وکاس کو کہا کہ وہ اپنا رشتہ بھیجے۔ اس نے بھی اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی حامی بھر لی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ اس کے ماں باپ میرا رشتہ لے کر آنے کے لیے راضی نہ تھے۔ انہوں نے پہلی وجہ یہی بتائی کہ تم ابھی کوئی کام دھندہ نہیں کرتے، پہلے کام کرو، نوکری پر لگ جاؤ، اپنی بڑی بہنوں کی شادی ہونے دو، تب تمہاری باری آئے گی۔ میرے اماں ابا اتنے سال انتظار نہ کر سکتے تھے، جبکہ رشتہ بھی بہت اچھا اور موزوں تھا، لڑکا اچھی نوکری کر رہا تھا۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ ساری زندگی میں بھی غربت میں گزاروں جیسے اماں نے گزاری۔ دیکھ نسرین، میں تیری ماں کو کچھ نہ بنا کر دے سکا، اس نے میرے ساتھ جیسے تیسے زندگی گزار لی، پر میں یہ نہیں چاہتا کہ تو بھی ایسی ہی زندگی گزارے، اسی لیے میں نے تیرے لیے اچھا سوچا ہے۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اتنا اچھا رشتہ مل گیا، ورنہ غریبوں کے ہاں ایسے رشتے کہاں سے آتے ہیں۔ میں نے کچھ چور چورا سے کام لیا تو ابا نے مجھے تفصیل سے سمجھایا۔ میں ابا کی پریشانی سمجھتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اماں کے لیے بہت کچھ کرے، مگر وہ کبھی کرنے کے قابل نہ ہوا، لہٰذا اس کا ہر پل کشمکش میں اور پریشانی میں گزرتا۔ اماں اکثر کہا کرتی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ کافی ہے، مگر ابا نے ہمیشہ اماں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہا، اور ایسے ہی ہم بھائی بہنوں کی بھی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، مگر ابا کی جتنی سکت تھی وہ اتنا ہی کر سکا۔ اب اگر وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں اچھا منصوبہ بنا رہا تھا تو یہ اس کا حق بنتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ لڑکے والے مجھے پسند نہ کریں گے۔ وہ آ تو رہے تھے، مگر ہماری غربت اور حالات دیکھ کر وہ یقیناً واپس پلٹ کر نہ آتے، جبکہ ہمارا گھر بھی ٹوٹا پھوٹا تھا۔ میری دعا بھی یہی تھی کہ وہ مجھ میں ہی کوئی نقص نکال کر چلے جائیں اور واپس پلٹ کر نہ آئے، مگر میری دعائیں قبول نہ ہو سکی۔
शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लड़के वालों ने ना सिर्फ मुझे पसंद कर लिया बल्कि झटपट अब्बा की रजामंदी भी पूछ ली। अब्बा का इरादा था कि वो कुछ सोचकर जवाब देगा, मगर लड़के वालों को शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। अब्बा को भी ऐतराज कहा था, लड़का भी उसका देखा भाला था, लिहाजा अब्बा ने अम्मा की तरफ से इशारा मिलते ही फौरन हाँ कर दी। वकास को इस बारे में पता चला तो वो बहुत तड़पा। ऐसा कैसे हो सकता है, यूं इतनी अचानक से? या तो तुमने मुझे देर से बताया? मैंने देर से नहीं बताया, अब्बा ने उसी वक्त हाँ कर दी थी। मैंने उसे तमाम हालात तफसील से बयान किए, मगर उसका तड़पना कम होने में ना आ रहा था। मैं उसके जज्बात को समझ सकती थी। तुम इनकार कर दो, मना कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती वकास, मैंने उसको साफ साफ जवाब दिया। अम्मा अब्बा की इज्जत का सवाल है, मैं ऐसे उनकी इज्जत भरे बाजार में कैसे लुटा सकती हूँ? तुम मार्केट के लोगों को जानते हो, अब्बा के दोस्त के जानने वालों के साथ मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मैं अब्बा की इज्जत पर यूं आंच आने नहीं दे सकती। अब वो जहाँ कह रहे हैं मैं उस रिश्ते के लिए राजी हूँ और मैं वहीं शादी कर लूंगी। अगर वो मुझे किसी भी खूंटे से बांध देते तो मैं बन जाती। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने माँ बाप की इज्जत यूं पैरों में रोन दूंगी? अब्बा की पगड़ी सरे बाजार उछाल दूंगी? वकास मेरी बात सुनकर चुप हो गया था। यकीनन वो भी ऐसा नहीं चाहता था। वो खुद इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखता था। उसे मालूम था कि ये बातें किस कदर नाजुक होती हैं, लिहाजा वो चुपचाप पलट गया। इसीलिए मैंने उससे मिलने और समझाने की कोशिश की। देखो वकास, जो होना था वो हो गया, अब मट्टी डालो, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ कि तुम्हें मुस्तकबिल में अच्छी जिंदगी और खुशियां मिले। तुम भी मेरे लिए दुआ करना। वो कुछ ना बोला और चुपचाप मुझे सुनता रहा, मगर मुझे लगता था कि उसने मेरे लिए कोई दुआ न की थी। शायद उसके दिल से मेरे लिए बद्दुआ निकल गई थी। मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे जमील के साथ रुखसत किया था। उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। अब्बा की कम आमदनी होने के बावजूद अब्बा ने उधार पकड़कर मुझे अच्छा जहेज देने की भी कोशिश की। जमील 5 बहनों का इकलौता भाई था और दरअसल उसकी माँ ने मुझे इसीलिए पसंद किया था ताकि मैं उसकी बहनों को गैर न समझूं और आते ही घर पर कब्जा जमा कर शौहर को अपनी मुट्ठी में ना कर लूं। वो ये चाहती थी कि कोई गरीब और मस्कीन सी लड़की ब्याह कर लाए ताकि उसको काबू में करके रखा जाए। मेरे शौहर घर में सबसे बड़े थे और 5 बहनें उनसे छोटी थी। मेरे शौहर अपनी बहनों और माँ की मुट्ठी में थे। वो अपनी बहन के सामने ना तो मुझे कोई अहमियत देते और ना मुझसे ज्यादा बात करते। वो कमरे में भी कम ही आते और ज्यादातर वक्त अपनी माँ के पास ही बैठे रहते। वो अपनी माँ और बहनों के सामने जरा हिचकिचाहट का शिकार रहते। वैसे उनका सुलूक मेरे साथ बुरा न था। वो मेरा ख्याल रखते और मैं जो भी चीज़ उनसे मंगवाती मुझे फौरन ला देते। घर में खाने पीने की कोई तंगी न थी, मगर जो सास कहती वही और उतना ही पकता। चूंकि घर में लड़कियां ज्यादा थीं, इसीलिए काम का कोई मसला न था। मैं सिर्फ अपने शौहर का काम निपटाती, जबकि मेरी नंदे घर का काम मिलजुल कर झटपट निपटा लेती। कभी कभार मेरी सास कह देती कि भाई आज तो बहू के हाथ का खाना खाएंगे, तब मैं खाना बना लेती और ऐसा ज्यादातर जमील के छुट्टी वाले दिन होता, क्योंकि मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं और जमील एक साथ ज्यादा वक्त गुजार सके। बहरहाल ये छोटी मोटी बातें थी। अगर देखा जाए तो मैं अपने घर में खुशबाश थी। मैं जब अम्मा अब्बा की तरफ जाती तो वो मुझे खुश देखकर खुद भी खुशी से निहाल हो जाते। मैं भी हाथों में भर भर चूड़ियां पहनकर और खूब तैयार होकर जाती ताकि अम्मा अब्बा मुझे देखकर खुश हों। अम्मा अब्बा की खुशी अपने बच्चों की खुशी में ही थी। कुछ अरसे में ही मेरी सास मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढने लगी। शायद उसने ये महसूस कर लिया था कि उसका बेटा और मेरा शौहर मुझे काफी तवज्जो दे रहा था। मैंने शुरू के कुछ महीने मुश्किल में काटे थे, तब मेरा शौहर मुझे इतनी तवज्जो न देता और अपनी माँ की नजरों में रहता, मगर आहिस्ता आहिस्ता शायद मैंने उसका दिल जीत लिया था। तभी वो मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगा था और ये बात मेरी सास से बर्दाश्त न हुई। आखिर उसे अपनी बेटियों को रुखसत करके इस घर से दूसरे घर भेजना था, मगर वो मेरे बारे में गलत सोच रही थी। मैं ऐसी लड़की न थी कि मैं उसके बेटे को काबू में करने के बाद उसको अपनी बहनों या माँ से जुदा कर देती। मैं समझती थी कि बहनों की रुखसती करना उसकी जिम्मेदारी है, तो भला मैं उसको उसकी जिम्मेदारी से क्यों रोकती। मैं अपनी सास को समझा तो न सकती थी, मगर अपने सलूक से बता सकती थी कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। लिहाजा मैं अपनी सास की खिदमत में लगी रहती। उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती मैं भागकर उन तक पहुँच जाती ताकि वो अपने दिल में मेरे लिए कुछ गलत खदशात ना पालें, मगर ऐसा ना हो सका। वो फिर भी किसी न किसी बात पर नुक्स निकाल देती और मुझे डांट के रख देती। मैंने कभी भी उनके आगे जबान न चलाई थी और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था, बल्कि मैं मामले को ख़त्म करने की कोशिश करती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ से मैला हो, जबकि मेरी सास की यही कोशिश थी कि वो मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ से किसी भी तरह मैला कर दे। लिहाजा वो उनसे मेरी हज़ारों बुराइयां करती। मैंने खुद अपने कानों से सुना था
वो मेरे शौहर से वो बातें भी कर रही थी जो मुझ में थी ही नहीं, मगर मैं फिर भी नज़रअंदाज कर गई। मैं नज़रअंदाज करने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। लड़ने झगड़ने वाली और गुस्सा करने वाली मेरी फितरत ही न थी, न ही मैं अपने शौहर को उनकी बहनों और माँ के खिलाफ भड़का सकती थी। ऐसी भी मेरी आदत न थी, इसीलिए चुपचाप बर्दाश्त करती रही। जब मेरा शौहर ही मेरा ख्याल रख रहा था और अपनी माँ बहनों की बातों के बावजूद मुझसे झगड़ा ना करता, तो फिर मुझे ज़्यादा परवाह करने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपनी खुशी में खुश और मगन थी। मेरी नंदों में तीसरे नंबर वाली और आखिरी नंबर वाली दोनों नंदे मेरे साथ बहुत अच्छी थी। बाकियों के मूड में उतार चढ़ाव आता रहता। मैं सबके साथ ही अच्छा सलूक करने की कोशिश करती ताकि उन्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। बड़ी नंद का रिश्ता अपने ताया की तरफ तय था। जमील उसके लिए जहेज इकट्ठा कर रहे थे। वो नौकरी से आने के बाद शाम को भी कुछ इजाफी काम करते ताकि कुछ इजाफी पैसे हासिल होकर अपनी बहनों को अच्छे तरीके से रुखसत कर सकें। वो बहुत मेहनत कर रहे थे। मुझे उनकी मेहनत का एहसास था, लिहाजा मैं भी उनकी खिदमत में कोई कमी ना आने देती। बड़ी नंद का जहेज तकरीबन मुकम्मल होने को था। उसके अगले कुछ माह में शादी थी। दरअसल उसका मंगेतर मुल्क से बाहर था। वो जैसे ही आता शादी की तारीख रख दी जाती। मेरे शौहर की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। उन्हें मामूली बुखार और गला खराब था, मगर उन्होंने खुद से ही दवाई खा ली, मगर बुखार उनका साथ ना छोड़ता। कुछ दिनों के बाद फिर से बुखार हो जाता, जिसकी वजह से उनको जिस्मानी तौर पर कुछ कमजोरी हो रही थी। मैंने उनको मशवरा दिया कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएं ताकि उनकी बीमारी की जड़ मालूम हो सके और मुकम्मल इलाज हो जाए। यूँ रोज बुखार का आना अच्छी बात नहीं होती। मैंने उनको समझाया तो वो कहने लगे, नसरीन, मैं अपनी दवा इलाज पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक एक पैसा बचाकर अपनी बहनों की शादी में किसी चीज़ की कमी न रखूं। अगर मैंने अपनी दवा इलाज पर ही पैसा लगा दिया तो कहीं मेरी बहनों की शादी में कोई कमी न रह जाए। मैं उनका इकलौता सहारा हूँ। अब्बा के बाद मुझे ही उनकी रुखसत करना है। मैं समझ सकती हूँ जमील आपके जज्बात, मगर फिर भी अगर आप सेहतमंद होंगे तभी तो अपनी बहनों का ख्याल रख पाएंगे, वरना आपके सिवा कौन है जो उनका ख्याल रखेगा। जमील को मेरी बात समझ में आ गई। तुम सही कह रही हो। दरअसल मेरे पास वक्त की भी कमी है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास ना जा सका, पर मैं आज शाम अपना चेकअप करवाने चला जाऊंगा। मेरे समझाने पर जमील ने डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया और उसकी बताई हुई दवा खाने लगे, मगर उनकी सेहत फिर भी गिरती गई। जूं जूं दवा की। मैं हैरान थी कि न जाने उनको क्या हो गया है। अब तो घर में परेशानी शुरू हो गई थी। वो इस कदर कमजोर हो गए थे कि नौकरी पर भी ना जा सकते। वो बहुत परेशानी का शिकार थे। मैं क्या करूंगा? अपनी बहनों की शादी कैसे कर पाऊंगा जबकि मैं बीमार होकर चारपाई से लग गया हूं। वो कहते तो मैं उदास हो जाती। आप ऐसी बातें ना करें। हमने डॉक्टर के भी कई चक्कर लगा लिए थे, मगर न जाने क्यों उनकी बीमारी का पता ही न चल रहा था। बस उनका बुखार न टूटता, और अगर कभी उतर भी जाता तो 2-4 दिन बाद उनको दोबारा बुखार चढ़ जाता। डॉक्टर ने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिख कर दिए थे। उनकी इलाज मुआलजे पर वाकई काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। हर एक टेस्ट इस कदर महंगा होता कि जमील सर पकड़ कर बैठ जाते। मेरी सारी जमा पूंजी तो यूं ही खर्च हो जाएगी। बहनों की शादी क्यों कर हो पाएगी? आप परेशानी का शिकार ना हो। आप सेहतमंद होंगे तो पैसा फिर आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। मैं उनको तसल्ली देने के सिवा क्या कर सकती थी। मैं अपने रब से भी दुआ मांगती कि अल्लाह ताला इनकी परेशानी खत्म करे और इनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज दे। नसरीन, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहनों की जिम्मेदारी संभाल लेना, उनको अकेला मत छोड़ देना। जमील ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा तो मैं परेशान हो गई। अल्लाह न करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ ना होगा। आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। आप खुद ही अपनी बहनों को धूमधाम से रुखसत करेंगे। मैंने उनको तसल्ली दी। वो अपनी बीमारी की वजह से बेहद परेशान थे। उनको ज्यादा फिक्र अपनी माँ बहनों की थी। हाँ, दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं, मगर फिर भी अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी संभाल लोगी ना? मुझसे वादा करो। वो बेचैनी से बोले तो मैंने फौरन इस बात में सर हिला दिया। क्यों नहीं जमील, मैं भला क्यों ना संभालूंगी। वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपको कुछ न होगा। मैंने उनको एक बार फिर तसल्ली दी। दरअसल मुझे भी उनकी बीमारी की बहुत परेशानी थी। मेरी तमाम दुआएं रायगा गईं और जमील न बच सके। उनका इंतकाल हो गया। वो खामोशी से दूसरी दुनिया में पहुंच गए। मुझ पर तो क़यामत टूट गई थी। उस दिन उनकी तबीयत सुबह से ही काफ़ी बेहतर थी। मैं खुश थी कि उनकी तबीयत में सुधार आ गया। उनका बुखार उतर गया था, लिहाजा उन्होंने सोचा कि वो आज काम पर निकल जाते हैं, जबकि मैंने उनको मना किया कि अभी काम पर ना जाएं। भले तबीयत बेहतर है, मगर अभी पिछले दिनों की कमजोरी बाकी है। लेकिन उनको इस बात की फिक्र थी कि इतने दिनों से काम का हर्ज हो रहा है, लिहाजा उनकी तनख्वाह में से पैसे कटेंगे। वो सुबह सवेरे ही काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे तो मैं भी उनके लिए नाश्ता बनाने चल दी। जमील का नाश्ता बनाकर तैयार कर चुकी थी, मगर वो काफ़ी देर गुजरने के बावजूद भी
नाश्ता करने ना आए तो मैं उनके कमरे में उनको बुलाने चल दी। जैसे ही कमरे में पहुंची उनको देखकर चौंक गई। वो आधे बिस्तर पर, जबकि आधे बिस्तर के नीचे पड़े तड़प रहे थे। मैं उनके पास भाग कर गई। आपको क्या हो गया है? उनका सांस बुरी तरह टूट रहा था। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की मगर बोल ना पाए। मैं घबराहट में भागकर अपनी सास को बुला लाई और जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करने लगी ताकि उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। मगर कुदरत ने उनको मोहलत न दी। उनका उखड़ता हुआ सांस जल्द ही थम गया। एक लंबा सांस उनका आखिरी सांस साबित हुआ और वो हम सबको छोड़कर चले गए। मुझ पर तो कयामत टूट गई थी। मुझे यकीन न आता कि अभी तो वो अच्छे भले दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे और अगले ही पल खत्म हो गए थे। वो हम सबको इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे, किसी को इस बात पर यकीन न था। मैं उनकी बीमारी को अभी तक मामूली बीमारी ही समझ रही थी। मुझे नहीं लगता था कि जमील हमेशा के लिए हमें छोड़ जाएंगे। वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें करते जिससे मुझे अंदेशा होता कि उनका वक्त थोड़ा रह गया है, मगर फिर मैं अपना जहन झटक देती। इंसान को थोड़ी पता होता है कि उसने मर जाना है। वो मायूसी और परेशानी में ऐसी बातें कर जाता है। जमील की अक्सर बातें ऐसी ही होती हैं जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, और वही सच साबित हुआ। वो वाकई हम सबको छोड़कर चले गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। हम सभी घर वालों के इकलौते सहारा थे। उनकी बहनें और माँ भी उनकी मौत पर बेहद टूट फूट का शिकार थी। अभी तो उन्हें सभी बहनों को ब्याहना था, जबकि वो अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर डालकर चले गए। मरने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बहनों की जिम्मेदारी उठाऊं। मेरी सास और नंदे उनके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर पा रही थी। बड़ी नंद की शादी की तैयारियां जैसे जमील की वफात के साथ ही रुक गई थी। घर में हर तरफ अफसुर्दगी छाई हुई थी, मगर मुझे मालूम था कि अब मैं उनके लिए जमील की जगह लूंगी। मैंने जमील की जमा पूंजी संभाल कर रखी और अपनी महदूद इस्तिताअत में उनकी बहनों के ख्वाब पूरे करने की ठान ली। बड़ी नंद की शादी के दिन करीब आ रहे थे। लोगों ने मशवरे दिए कि शादी मुलतवी कर दी जाए, मगर मैंने दिल मजबूत किया। ये शादी जमील की आखिरी ख्वाहिश थी और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। मैंने शादी को मुलतवी न होने दिया। नौरीन की शादी मुकर्ररा वक्त पर ही हो गई। उसका मंगेतर बैरून मुल्क से लौट आया तो मेरी सास ने उसकी शादी की तारीख रख दी। नौरीन की शादी में हम सभी उदास थे। हम जमील की याद से एक पल गाफिल न थे। जमील को अपनी बहन की शादी का बहुत अरमान था। मैंने उनका एक एक अरमान पूरा किया और नौरीन को रुखसत करके उसके घर का कर दिया। मेरी नंद की शादी धूमधाम से हुई और उस दिन मेरी आंखें नम थी। अम्मा अब्बा मुझे लेने चले आए। तू वापस घर चल बेटी, तू हम पर बोझ न होगी। वो बेहद दुखी थे। नहीं अब्बा, मैं इधर ही रहूंगी। जब खुशहाली के दिन थे तो मैं इस खानदान का हिस्सा थी। अब मुश्किलात आई हैं तो मैं मुंह मोड़कर चली आऊं। ऐसा नहीं करूंगी। मैं जमील की बहनों का सहारा बनूंगी, उनका हर मुमकिन साथ दूंगी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं जमील की जगह खड़ी रहूंगी। अम्मा मेरी बात सुनकर रो दी थी। वो तुझसे अभी भी शादी का ख्वाहिशमंद है, पता नहीं कहाँ फिरता रहता है। तेरा बेवा होने का सुनकर चला आया था। कह रहा था कि वो तेरे से शादी करके तुझे नई जिंदगी देगा। अम्मा ने वकास का नाम न लिया, मगर मैं जानती थी नहीं, अम्मा अब मेरी शादी की ख्वाहिश नहीं, जमील के बाद कोई भी नहीं। मैंने अम्मा को समझाया तो वो समझ गई। खुद को अकेला मत समझना, तेरे माँ बाप हमेशा तेरे साथ हैं। अब्बा अम्मा मेरे सर पर हाथ रखकर चले गए थे। मैंने ठान लिया था कि मैं मेहनत मुशक्कत करके जमील की दी हुई जिम्मेदारी खूब निभाऊंगी। मैं सबसे पहले जमील के दफ्तर गई थी ताकि मुझे जमील की जगह नौकरी मिल सके। आपको वो पोस्ट तो नहीं मिल सकती क्योंकि आपकी तालीम कम है, मगर आपको इससे छोटी पोस्ट दी जा सकती है। मेरे लिए इतना ही काफी था। जमील की नौकरी का कुछ पैसा भी मेरे हाथ आ गया। मैंने दिन रात काम किया, इजाफी मेहनत की और हर मुमकिन तरीके से मजीद पैसों का बंदोबस्त किया। लोगों की मदद भी ली, मगर सब कुछ जमील की तरह इज्जत और वकार के साथ किया। जमील की जुदाई के बाद यह सफर आसान न था, मगर मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा। वक्त गुजरता गया और मैंने जमील की बाकी बहनों को उनके घरों में खुशियों के साथ आबाद किया। जमील की वालिदा के लिए भी मैं बेटी बनकर अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करती। मेरी कोशिशों से जमील के दूसरे और तीसरे नंबर वाली बहन का रिश्ता तय हो गया। मैं उनका जहेज इकट्ठा करने में लग गई। मैंने जमील की तरह शाम के वक्त भी काम करना शुरू कर दिया ताकि कुछ इजाफी पैसे इकट्ठे हो सके। कुछ रकम उधार और बाकी जमा पूंजी लगाकर जमील की बाकी दो बहनों को रुखसत कर दिया। अब सिर्फ छोटी दो बहनें रह गई थी। जब तक उनकी रुखसती ना होती मैं एक पल सुकून से ना बैठ सकती थी। जमील का वादा मेरे लिए एक बोझ नहीं बल्कि वो ताकत थी जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर मैंने साबित किया कि औरत अगर चाहे तो वो तन्हा भी खानदान का सहारा बन सकती है। मैंने पाक और साफ जिंदगी गुजारी। हालांकि मैं कम उम्र थी। मैं चाहती तो खुद गर्ज बनकर
اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر ایسا کرنا مجھے خوشی نہ دیتا، بلکہ جمیل کی بہنوں کا کفیل بننا مجھے زیادہ خوشی دے رہا تھا۔ بھابھی، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، میری چھوٹی نن نے باورچی خانے میں آ کر مجھے بتایا تو میں چونک گئی۔ مجھ سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ میں ہاتھ صاف کرتی ہوئی حیران ہوتی باہر نکلی تو صحن کے بیچوں بیچ وقاص کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری ساس بھی اپنے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ میں نے ٹیڑھی آنکھوں سے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی، اسی لیے چلا آیا۔ وہ بھی میری ساس کو کھڑا دیکھ چکا تھا، لہٰذا سنبھل کر بولا، ایسی کیا بات کرنی تھی جو تمہیں یہاں آنا پڑا؟ میں اسے لیے دروازے کی جانب بڑھی۔ میں اماں ابا کے گھر آؤں گی، تم وہاں بات کر لینا، میں نے آہستگی سے کہا اور جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا اور سرگوشی میں بولا، اب تو تمہاری ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی ہوں گی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ دیکھو نسرین، میری نوکری بھی لگ گئی ہے اور میں نے نوکری صرف تمہارے خاطر حاصل کی ہے۔ میں تم سے ابھی بھی شادی کا خواہش مند ہوں۔ یوں اکیلے کب تک ذمہ داریوں کے بوجھ تلے زندگی گزارو گی؟ وقاص کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ وقاص، میری زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ میں جب چاہے تمہارے حوالے کر دوں۔ میری اپنی بھی کوئی مرضی منشا ہے کہ نہیں؟ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ بات صرف تمہاری نوکری کی نہیں ہے، میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، وہ ابھی پورا ادا نہیں ہوا۔ میری 2 نندے ہیں جن کی شادی کرنا بھی باقی ہے۔ ویسے بھی میں اب تمہارے قابل نہیں ہوں، تم کسی جوان اور کنواری لڑکی سے شادی کر کے زندگی گزارو، کیونکہ میرے پیچھے لگ کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اسی لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ تم کسی اور سے شادی کر لو۔ وقاص، میرے پیچھے اپنے آپ کو یوں برباد نہ کرو۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر دکھ بھی ہوا، لہٰذا میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اسے سمجھانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس کی بڑھی ہوئی شیف اور اجڑی حالت دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک کس کرب میں مبتلا ہے۔ میں اسے زندگی بھر کا دکھ نہ دینا چاہتی تھی، بلکہ چاہتی تھی کہ وہ سنبھل جائے اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارے، اور اس کے لیے میرا اسے صاف صاف انکار کرنا ضروری تھا۔ ویسے میں پہلے بھی کئی بار اسے انکار کر چکی تھی، میں اس سے شادی کرنے کی خواہش ابھی بھی نہ رکھتی تھی۔ میں نے اسے صاف جواب دیا تو وہ مجھے دیکھتا ہوا چپ چاپ پلٹ گیا اور گلی میں دور تک چلا گیا۔ میں دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی۔ وہ ابا کی بیماری کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، میں کچھ دنوں میں جا کر ان کو دیکھاؤں گی۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ اماں سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنی ساس سے جھوٹ بول دیا۔ پھر بھی وہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنی آخری 2 نندوں کے فرض سے فارغ ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ان کی خاطر میں نے اپنا چین، سکون، آرام سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ نہ تو مجھے آرام کرنے کا وقت ملتا اور نہ ہی میں اپنا خیال رکھتی۔ جمیل کے جانے کے بعد سے میری حالت بہت بدل گئی تھی۔ میرا حسن مان پڑ گیا، جبکہ مسلسل محنت اور کام سے میری صحت بھی برباد ہو گئی، مگر مجھے کوئی افسوس نہ تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کی دی ہوئی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی اور اپنا وعدہ وفا کیا۔ میری ساس اب چپ چاپ رہتی، وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی، حالانکہ میں ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ قریب تھی، مگر وہ سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی تو میری ساس اکیلے گھر میں گھومتی پھرتی۔ ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں اپنی ساس کو بتا کر ابا سے ملنے چلی آئی۔ ابا، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، دیکھیں تو کتنے کمزور ہو گئے۔ ابا کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ پہنچا، وہ بہت کمزور دکھائی دیے۔ بس بیٹا، بڑھاپا خود ہی ایک بیماری ہے، مجھے اور کیا بیماری ہونی ہے؟ دیکھ بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، اب تو تمام فرائض سے فارغ ہو گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو سنجیدگی سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ۔ تیری ساس کو یا ہمیں کچھ ہو گیا تو اکیلی کس کے لیے جیے گی؟ ابا نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ابا ایسی باتیں مت کریں، جمیل بھی یہی باتیں کرتے تھے۔ ابا کی باتیں مجھ سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ تدبیر کرنی چاہیے۔ موت برحق ہے، جب ہماری باری آئے گی تو ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بچا سکے گا۔ وقاص شادی کرنا چاہتا ہے تجھ سے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب اتنا اچھا رشتہ موجود ہے تو اس سے شادی کر کے ایک خوشی کی زندگی گزار۔ تو کہے تو تیری سانس سے میں خود ہی بات کر لوں۔ ابا ایک لمحے کو خاموش ہوئے تو میں بول اٹھی، ابا، بات صرف سانس کی نہیں ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور پھر میری سانس بھی تو اکیلی رہ جائیں گی، ان کا سہارا کون بنے گا؟ تو نے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچا ہے، ایک بار اپنے بارے میں سوچ کر دیکھ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یا کم از کم اپنے باپ کو یہ اختیار دے دے، سارے اختیارات آپ کے ہی ہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں فوراً بول اٹھی تھی، اماں، آج کھانے میں کیا بناؤں؟ میں اپنی ساس سے پوچھنے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ میں کسی نہ کسی بہانے ان کو بلا لیتی
वगरना वो मेरे साथ कोई बात न करती। मैं नहीं चाहती थी कि उनको सबकी कमी महसूस हो। नंदू की शादी के बाद मैंने शाम वाली नौकरी छोड़ दी थी। अब एक ही नौकरी हम दोनों के गुजारे के लिए काफी थी। मैं शाम को घर आकर काम निपटा लिया करती। बीबी, जो मर्जी पका लो। बड़े बड़े फैसले जो अकेले कर लिए, ये छोटे फैसलों में तुम्हें याद आ जाता है कि सास अभी जिंदा है। तुम सोचती तो होगी कि बुढ़िया कब मरे ताकि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सको। मेरी सास न जाने कौन सा गुबार अपने अंदर दबाए बैठी थी। मुझे देखते ही फट पड़ी। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो इतना गुस्सा हो रही थी? मैं समझने से कासिर थी। तुमने जो नौकरियां की हैं मुझे सब मालूम है। तुम अच्छे किरदार की ना हो, न जाने कौन सा गलत काम करके इतना पैसा कमा लिया। सच बोलूं तो बदकारी के काम में ही इतने पैसे मिलते हैं। क्या बात करी अम्मा? मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी। वो हमेशा से मेरे खिलाफ अपने दिल में कदूरत भरकर बैठी थी। अब जब उनको मौका मिला तो वो अपनी भड़ास निकाल रही थी। कि आप क्या बात कर रही हैं? मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर उन्हें देखा। इसमें झूठी क्या है? तुम गलत औरत हो। तुम्हारे आशिक तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे ससुराल तक चले आए। वो मुझे वकास का ताना दे रही थी। शायद अब्बा ने उनसे मेरी शादी के मुतालिक कोई बात की थी, तभी तो वो इस कदर गुस्से में थी। मैं उनसे क्या बहस करती? मैं चुपचाप वापस बावर्ची खाने में चली आई। मैं अपने किरदार की पुख्तगी से बखूबी वाकिफ थी। यूँ तो मुझे किसी गवाह की ज़रूरत न थी, मगर फिर भी सास का रवैया तकलीफ दे रहा था। मैं चाहे जितनी मर्जी खुद को लापरवाह जाहिर करने की कोशिश कर लेती, मगर दर हकीकत मुझे उनकी बात से गहरा सदमा पहुंचा था। मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रही, जिससे मेरी सास को मजीद छाया मिली। उन्होंने मुझे मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों में भी बदनाम कर दिया। मैं जहां भी जाती लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते। मुझे कुछ समझ न आती कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। एक दिन इंकिशाफ हुआ कि ये सब मेरी सास का किया धरा है, तो मेरे होश उड़ गए। मैं रोती हुई घर से निकल पड़ी। मैंने क्या कुछ न किया था इस घराने के लिए, मगर मेरी सास ने मेरी कदर न की। उनका रवैया हमेशा से ही मेरे साथ रूखा फीका था, मगर मुझे परवाह न थी। मैंने ये सब अपने शौहर की मोहब्बत में किया था कि अपनी नंदों को बाइज्जत तरीके से रुखसत करने के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अपनी ख्वाहिशात, ऐशो आराम सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर मुझे सिला क्या मिला? मेरी सास ने मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। मुझे इस बात का बेहद दुख था। भले वो मुझे बुरा भला कह लेती, या अगर उन्हें मेरा वजूद पसंद न था तो मुझे घर से निकाल देती, मगर मेरे किरदार पर इतना घटिया इल्जाम न लगाती। मैंने तो हर कदम फूंक फूंक कर रखा था। मैं रोती हुई अपने शौहर की कब्र पर जा पहुंची। मैं और कहाँ जाती? अम्मा अब्बा के घर जाने की हिम्मत न थी। अब्बा की तबीयत वैसे ही इतनी खराब थी, वो मुझे देखकर परेशान हो जाते। मैं अपने शौहर की कब्र पर रोने लगी और उनसे तमाम गिले शिकवे कर डाले। मैं रोते रोते कब्र पर ही बेहोश हो गई। न जाने मुझे बेहोश कितना वक्त गुजर गया। जब होश आया तो होश उड़ गए। सामने परेशान हाल वकास को देखकर मैं बेकरार हो गई। मैले कुचैले मलंगों वाले होलिये में वो कोई मलंग ही लग रहा था। मेरा दिल मजीद दुख से भर गया। ये क्या हुलिया बना है तुमने वकास? मैं धीमे लहजे में बोली। सब लोग तुम्हारी तलाश में हैं। तुम्हारी सास ने कहा कि तुम घर से भाग गई, मगर मुझे पूरा यकीन था कि तुम अपने शौहर की कब्र पर होगी। तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया है। क्या कह रहे हो? अब्बा के इंतकाल की खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं साकत नजरों से वकास को देखने लगी और अगले ही पल उठकर घर की जाने भागी। काश में कब्रिस्तान आने के बजाय घर ही चली जाती, तो अब्बा के आखिरी लम्हात में उनके साथ वक्त तो गुजार लेती। घर में कयामत का समा था। अम्मा को बिखरा देखकर मुझे खुद ही हौसला करना पड़ा। छोटे बहन भाई अलग गम से निठाल थे। अब्बा थे ही इतने अच्छे कि मोहल्ले वाले भी उनकी मौत पर बेहद गमज़दा थे। अब्बा सभी रिश्तों के साथ बहुत अच्छे थे। अब्बा की मौत पर मुझे इर्द गिर्द का होश न रहा और मैं अम्मा और बहन भाइयों का हौसला बन गई। मेरी सास मेरे वालिद की वफात तक पर न आई। मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने उनके लिए क्या नहीं किया और वो किस कदर बेमुरव्वत निकली। मैं अम्मा के पास ही ठहरी रही। ऐसे हाल में मैं अम्मा को कैसे छोड़कर जा सकती थी? बड़ी नंद जो ताया के घर रुखसत होकर गई थी, वो मेरी सास को अपने साथ ले गई थी। उसने फ़ोन पर मुझे बता दिया था कि वो अम्मा को अपने साथ ले जा रही है। तूने बहुत दूसरों की खुशियों का ख्याल कर लिया, अब अपने बारे में भी सोच ले। अम्मा ने दिन रात एक ही बात कर करके मेरा सर खा रखा था। मैं अम्मा को जितना टालने की कोशिश करती, अम्मा उतने ही मेरी शादी की बात निकाल कर बैठ जाती। वो बरसों से तेरे लिए बैठा है, कुछ तो सोच ले और उसके हक में फैसला दे दे। वकास की अम्मा रोज ही चली आती, नसरीन वो तेरे सिवा किसी से शादी न करेगा। आखिर उसमें बुराई क्या है? तू कौन सा अपने शौहर से बेवफाई कर रही है जो इतना सोच रही है? तू बेवा है, तेरा हक बनता है अपनी खुशियों के बारे में सोचना। वो सब ठीक कह रही थी, मगर न जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा न लग रहा था। अम्मा ने मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैंने फैसला अम्मा पर छोड़ दिया। वो वैसे भी अब्बा की वजह से पहले ही परेशान थी, अब मैं उसे मजीद क्या दुख पहुंचाती। भाई इस काबिल हो चुका था कि वो अम्मा और दोनों बहनों का बोझ संभाल सके। अम्मा मेरा इकरार सुनकर खुश हो गई।
वकास ने तो बाकायदा भंगड़े डाले थे। सादा सी तकरीब में मैं वकास के संग रुखसत होकर उसके घर चली आई। उसकी बहनें रुखसत होकर अपने घर की हो चुकी थी, जबकि छोटा भाई अपनी बीवी बच्चों के हमरा अलग हो गया था। घर में सिर्फ वकास और उसकी माँ ही थी। मैंने अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दिया। वकास, तुमने इतना अरसा मेरा इंतजार किया, तुम किसी और के साथ अपना घर बसा लेते। नहीं नसरीन, तेरे अलावा किसी और के लिए मैं अपने दिल को कभी आमादा ही न कर पाया। मैं मजीद कई बरसों तक तेरा इंतजार कर सकता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं तुझे एक न एक दिन पालूंगा, क्योंकि मेरी लगन सच्ची थी। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। शायद मैंने उस तक आने में ज्यादा देर कर दी थी। मैं अपनी उलझनों में उलझी रही और एक मुखलिस और वफाशुआर साथी मेरे इंतजार में लगा रहा। अल्लाह ने हमें जल्द एक बेटी से भी नवाज दिया। मुझे अपनी औलाद की बेहद खुशी थी। खुदा की कुदरत भी खुदा ही जानता है, उसने मुझे वकास से औलाद अता कर दी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वफाओं का सिला मुझे वकास की सूरत में मिला था। वकास एक अच्छा हमसफर साबित हुआ। वो पहले मेरे बारे में सोचता और फिर अपने बारे में सोचता। उसकी अम्मा भी मेरा ख्याल रखती। मैं खुद भी उनकी खिदमत में कोई कमी ना आने देती। वो मुझे अक्सर कहती कि मैंने अपने बेटे के लिए कई लड़कियां देखी, पर उसकी खुशी तुझ में थी। मैंने कभी उसको इतना खुश न देखा। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती। मैंने भी खुद को जमील की मौत के बाद से इतना खुश महसूस न किया था जितनी मैं अब थी। मैं दुआ मांगती कि खुदा मेरी खुशियों को दायमी कर दे और मुझे बुरी नजर से हमेशा बचा कर रखे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।